हेलो जी गाइस, स्वागत है आपका क्लासेस चैनल में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो फिजिक्स है 10th क्लास का, उसमें प्रकाश का प्रवर्तन जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स इसमें कराए जाएंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। देखिए, एक हम गॉड सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें जितने भी चैप्टर्स हैं सब के सभी चैप्टर्स के नोट्स दिए जाएंगे। और यदि आप लोग का एग्जामिनेशन वाले 20 डेज बचा है बिहार बोर्ड क्लास 10th का, तो ईजिली हो जाएगा। उसमें बहुत सी हेल्प करेगी वो गॉड सीरीज। तो चलिए जी, गॉड सीरीज का ये जो पहला वीडियो है फिजिक्स से हम शुरू करते हैं। चलिए जी, देखिए प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन में सबसे पहले हम देखेंगे लाइट। प्रकाश को इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए बेसिकली क्या है ना, प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, और प्रकाश एक बेसिकली एक एनर्जी है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश स्रोत। यानी प्रकाश स्रोत यानी कि प्रकाश आता कहाँ है, किस स्रोत से आता है। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन होगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया जी। अगला क्वेश्चन का अगला हमारा टॉपिक है कह रहे कि प्रदीप्त वस्तु। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, जल, मोमबत्ती आदि। देखिए ऐसे आप लोग क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें से कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो बेसिकली यदि सूर्य, जल, मोमबत्ती, चांद वगैरह दे दे तो उसमें आप लोग उसके अनुसार आप लोग उसमें टिक लगा दीजिएगा। अगला हमारा पॉइंट कह रहा है कि अदीप्त वस्तु। देखिए एक होता है प्रदीप्त वस्तु और दूसरा होता है अप्रदीप्त वस्तु। तो इसमें है कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, मतलब कि उत्सर्जित होना की मतलब नहीं निकलता, उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि टेबल, कुर्सी आदि, ये सब हो गया जी। अगला हमारा टॉपिक है प्रकीर्णन, जिसे हम स्कैटरिंग भी कहते हैं। देखिए प्रकीर्णन एक प्रक्रिया है इसमें टॉपिक कुछ हम देखते हैं। देखिए यानी कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा का अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकीर्णन कहा जाता है। ये फिर इसे हम स्कैटरिंग कहते हैं जी। देखिए बेसिकली आप लोग अपने घर में भी इसे देख सकते हैं। बहुत जगह पे इजीली इसका एग्जांपल्स देखा जा सकता है। चलें ये हो गया। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश की किरण। देखिए प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए बेसिकली एक सरल रेखा है, उस पर कोई प्रकाश चल रहा है, उससे हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे जी। उसके बाद आता है प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज का डिफिनेशन बहुत प्यारा है, उसे हम देखते हैं जी। कह रहे प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज मुख्य 3 प्रकार का होता है। देखिए प्रकाश का जो किरण पुंज होता है ना, वो मुख्यतः 3 प्रकार होता है। देखिए यहाँ पे किरण पुंज है ना, इसका डिफिनेशन इसमें हम गलती से नहीं ऐड कर पाए हैं। तो देखिए किरण पुंज का डिफिनेशन होता है कि किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं जी। अगला हमारा जो अब किरण पुंज भी होते हैं, बहुत से प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत से प्रकार के नहीं, 3 ही प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो है वो अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, देखिए इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका डायग्राम ये रहा है। देखिए एक बिंदु है, एक बिंदु है जैसे। अब इससे कई ऐसे सारे ऐसे निकलेंगे। यही हो जाएगा हमारा अपसारी किरण पुंज, और एरो का मार्क्स ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वो है समांतर किरण पुंज। देखिए समांतर किरण पुंज में होता क्या है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए ऐसे एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। अभिसारी किरण पुंज को हम इंग्लिश में कन्वर्जन बीम भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए अभिसारी में यही होगा, आकर मिलती हुई तो मिलती हुई प्रतीत होने का मतलब ऐसे 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 करके मिलती हुई प्रतीत, यानी आकर मिलती भी है, जिसे हम ट्रांसपेरेंट मीडियम भी कहते हैं। डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अपने से बाहर हो जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, पानी आदि। पारदर्शी पदार्थ कांच को
लिटरली आप लोग रखेंगे तो आर पार दिखाई देगा, इसीलिए ये पारदर्शी पदार्थ होता है। इसका बेसिकली एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है। सॉरी, एग्जाम्पल में है पानी। देखिए पानी भी इजीली ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसमें पानी में भी आप देखिएगा तो आर पार दिखाई देता है। जिस जिस बाल्टी में ये वस्तु में पानी को रखा जाता है उसके कलर वो दिखाई देने लगता है, एकदम आर पार दिखाई देता है क्लीन। तो चलिए ये भी क्लियर होगा। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है अपारदर्शी पदार्थ। देखिए अपारदर्शी पदार्थ वो पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में लकड़ी, लोहा, पत्थर वगैरह हो गया, इनसे जो प्रकाश जो होंगे ना ये इनसे होकर नहीं जाने, मतलब प्रकाश से जो होती है ना, सॉरी, अपारदर्शी पदार्थ जो होती है ना उनसे होकर प्रकाश नहीं जाती है, यानी कि वो अपने से होकर प्रकाश को आर पार नहीं जाने देते हैं। यानी कि यदि कोई अपारदर्शी, जैसे ये हमारा अपारदर्शी वस्तु हो गया और यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है तो पार कर जाएगी। जी ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा इसमें लाइक ऐसा होगा। कर जाएगी, ऐसे ऐसे कर जाएगी। प्रक्रिया है ना हो उसके हिसाब से हुआ है बताया था। ये मुझे अगला जो कह रहा है किरण, इसको देखिए किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए जानते हैं कि आप दिया है हमारे यहाँ पे नॉर्मल इसका डेफिनेशन हो जाए किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। आप एक क्वेश्चन पूछते अभिलंब से हम ये समझते हैं कि अभिलंब बहुत इजी डेफिनेशन है और
तो चलिए जी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अविलंब हो तो कोण बनाती है। इसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आगे बिंदु के बीच खींचा गया अवलंब जो होता है आपतन के बीच बने आपतन कोण कहते हैं। इसे हम बिंदु से सूचित करते हैं। आपतन कोण का जो हम क्या हो जाएगा जी अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये रहा हम लोग का और इसमें आर से सूचित करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नीचे वाले के दो नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम। तो ये बातें बड़ी ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के जो उनके दो नियम है उसे हम देखते हैं कि क्या क्या है। जो हमारा वो है किरण आपतन बिंदु पर खींचे अविलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। चलिए जी फिर क्लियर हुआ। और सेकंड जो हमारा नियम है वो कहता है के बराबर होता है यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। देखिए यहाँ पे ये आपसे प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं तथा इनके नियमों को लिखें। तो बेसिकली आप प्रकाश के परिवर्तन का पहले डेफिनेशन लिखिएगा। उसके बाद बीच में ये जो फिगर है ना ये फिगर आप लोगों ने बनाना है। उसके बाद ये प्रकाश के परिवर्तन उसे लिख दीजिएगा। कोई भी मास्टर ना ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो या फिर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कोई भी मास्टर एक भी नंबर इसमें से नहीं काटेगा। तो प्लीज़ जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आप लोग कीजिएगा। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। प्रतिबिंब यानी कि प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती है प्रतीत होती है उसी उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया। प्रतिबिंब के आगे प्रतिबिंब के बारे में आगे हम बहुत कुछ जानेंगे। भी बहुत से प्रतिबिंब हमने बनाने हैं। अभी दर्पण के बारे में पढ़ना है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो चलिए अगला हमारे यहाँ पे टॉपिक है प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। हाँ देखिए प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। देखिए आभासी प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। चलिए ऐसे यहाँ पे आभासी लीजिए तो आप लोग घटाइएगा मत। आभासी और ये काल्पनिक दोनों सेम ही है। आप लोग इंग्लिश समझिएगा वर्चुअल इमेज लिखा है। चलिए वो वास्तविक प्रतिबिंब में इसका डिफरेंस देखिए किसी बिंदु स्रोत से आगे प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में उसे उस बिंदु से तो वास्तविक प्रतिबिंब में आप लोगों को 2-3 बातें बड़ी गौर से ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है जब प्रकाश की किरणें बिंदु से वास्तविक रूप किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसका प्रतिबिंब होता है ना वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब में आते हैं। देखिए इसमें क्या है ना आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है स्रोत से आती है प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है मिलती नहीं है मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा बनता है। तो ये बात गौर से बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लोग प्रतिबिंब या फिर आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है तो आप बेसिक वास्तविक आभासी या फिर काल्पनिक डिफरेंस दो नंबर का ही पूछेगा 2 नंबर से पूछेगा। और सेकंड आप लोग या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। उसके बाद अगला जो हमारा हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों एज अ डिफरेंस अच्छा से 2 मार्क्स अचीव करने विशेषता। चलिए ये कभी एक क्वेश्चन पूछ देता है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता है। बेसिकली आप लोग यहाँ पे पढ़े रहेंगे ना तो
क्या होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल पता है हमें। लेकिन नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रतिबिंब वस्तु के बिल्कुल सीधा बनता है। बिल्कुल जी सही बात है जी। और थर्ड है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये भी बिल्कुल सही है जी। बिंब जो होता है समतल आभासी ही बनता है। और वही आप लोग को यहाँ पे जो पता अगला लाइन प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु वो है गोलीय दर्पण। ये बहुत प्यारी टॉपिक है, प्यारी नहीं भाई, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पॉजिटिव देख रहे हैं आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और इन 20 दिनों में आप फिजिक्स के जितने भी नोट्स पहले कंप्लीट कराएंगे, साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जितने भी सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। साइंस कंप्लीट हो जाएगा एक हफ्ते में, उसके बाद मैथ्स का कराया जाएगा, उसके बाद एसएससी में देखेंगे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। और जो बुक औसत दर्पण बनता है गोलीय दर्पण की भीतरी दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से सूचित किया जाता है। देखिए बेसिकली यहाँ पे जो गोलीय दर्पण होता है उसे पी से सूचित किया जाता है। देखिए दर्पण में पी से सूचित किया जाता है, लेकिन यदि आप लोग लेंस पे जाएंगे ना उसमें ओ से सूचित किया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है वक्रता त्रिज्या, जिसे हम इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं जी। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या खूबियाँ बताई गई है इसमें। ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है जी। चलिए अब अगला हमारा आ रहा है टॉपिक प्रधान या फिर मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जी। इसमें इसमें है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, यानी कि ये रहा ध्रुव से वक्रता केंद्र यानी कि सी। देखते हैं ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं जी। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब अगले हम टॉपिक पे चलते हैं जी। अगला हमारा टॉपिक कह रहा है कि गोलीय दर्पण का फोकस। हाँ जी देखिए गोलीय दर्पण का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बिल्कुल जानना जरूरी है जी। तो देखिए
अवतल दर्पण का फोकस पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण का भी फोकस पढ़ेंगे जी। देखिए, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं, इसे एफ से सूचित किया जाता है। तो देखिए, इस बात को बड़ी गौर से सुनिएगा, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। देखिए, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, यानी कि सॉरी यानी कि किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष, यानी कि ये जो मुख्य अक्ष है पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर ये जो किरणें आएंगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, उसे हम फोकस कहते हैं, उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं और इसे प्रायः कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है जी। चलिए, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अवतल दर्पण में तो हो गया, अब उत्तल दर्पण में आएंगे। देखिए, उत्तल दर्पण में यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण का फोकस, देखिए किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रवर्तन के बाद आती प्रतीत होती है, इसे एफ से सूचित किया जाता है। देखिए, बेसिकली इसमें क्या है, अवतल और उत्तल के फोकस में क्या डिफरेंस है। देखिए, अवतल दर्पण में जो समानांतर किरणें आएंगी परावर्तन के बाद वो फोकस पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वही प्रतीत होती है, मिलती है, उससे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस। बट उत्तल दर्पण में क्या होता है ना, परावर्तन के बाद समानांतर जो किरणें होती है वो उत्तल दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। और बेसिकली दोनों में ना एफ से, कैपिटल एफ से ही सूचित किया जाता है। ये नहीं कि दोनों में एक में मिलती है और एक में मिलती हुई प्रतीत होती है तो दोनों का फोकस का वो सूचित करने का तरीका अलग होकर, नहीं, सूचित करने का तरीका एक ही है कि वो कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है जी। चलिए, अब जो मेन हमारा टॉपिक है ये है फोकस दूरी, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं इंग्लिश में, उसको हम देखते हैं क्या है भाई। देखिए, फोकस दूरी जो होता है ना वो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे प्राय स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। देखिए, फोकस दूरी और फोकस में डिफरेंस होता है। देखिए, फोकस दूरी होता है ध्रुव से फोकस, यानी कि हमारा ये P से F तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं जी। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे प्राय स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। तो आप लोग फोकस और फोकस दूरी में डिफरेंस देख लीजिए, ये नहीं कि फोकस किया और वहाँ भी फोकस दूरी को मार के चले आए, ऐसी गलती आप लोगों ने नहीं करना। और ठीक से भाई पढ़िए। अगला हमारा टॉपिक है कि वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी के बारे में जानेंगे। देखिए, पहले वस्तु दूरी को जान जाते हैं कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए, वस्तु दूरी को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। इसका डिफिनेशन है कि वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहलाता है, इसे प्राय यू से सूचित किया जाता है जी। देखिए, वस्तु दूरी को हम यू से सूचित करते हैं। आगे आप लोग दर्पण सूत्र पढ़िएगा तो उसमें वो 1/v + 1/u = 1/f, तो उसमें भी यू एफ जो है भी हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी, यू हो जाएगा वस्तु दूरी और एफ हो जाएगा फोकस दूरी। तो चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी में लिखा है प्रतिबिंब दूरी को हम इंग्लिश में कहते हैं इमेज डिस्टेंस। इसका डेफिनेशन जो है, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसे वी से सूचित किया जाता है। देखिए, यदि वीडियो आप लोग को स्लो लग रहा होगा तो आप लोग अपना टाइम बचाने के लिए वीडियो का स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं, बिकॉज आप लोग का टाइम इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो हम आई नो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, बट आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट ना कीजिएगा, आप स्पीड बढ़ा लीजिए देखिएगा जब आप लोग देखिएगा तो। ओके, चलिए जी, ये तो प्रतिबिंब दूरी को हम भी से सूचित करते हैं। क्लियर है। अगला हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध जो होता है ना, F = R/2 होता है जी। तो चलिए, इसको हम सिद्ध करेंगे। अब सिद्ध करने के लिए कुछ देखते हैं क्या करेंगे। देखिए, हम क्या करते हैं, माना आपतित किरण बी बिंदु से परावर्तित होकर एफ से जा रही है। माना कि AB जो किरण है वो बी बिंदु से परावर्तित होकर एफ बिंदु से जा रही है, जहाँ CB अवतल दर्पण का अभिलंब है, जहाँ की ये CB एक हम लोग अभिलंब यहाँ पे खींचते हैं जी। क्लियर है। अभिलंब जब खींचे हैं तो एक यहाँ पे आपतन कोण, यहाँ पे एक ये रहा आपतन कोण, अरे भाई देखिए, ये रहा आपतन कोण और ये रहा परावर्तन कोण बन गया है जी। अब उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा जी, हम CP को मान लेते हैं R। क्लियर है। ऑफकोर्स CP को R माना जा सकते हैं बिकॉज वक्रता त्रिज्या को R चलेगी। तो देखिए, यहाँ पे CP जो होगा ना उसे R ले लेंगे, बिकॉज R जो होता है वो हमारा वक्रता त्रिज्या होता है। क्लियर है।
उसके बाद जो है पीएफ, जो पीएफ हमारा ये रहा पी और एफ, यानी कि फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम ऑफ कोर्स फोकस दूरी कहते हैं, तो इसको हम मान लेंगे जी स्मॉल एफ, यानी कि फोकस दूरी। क्लियर है। और यहाँ पे जो ए बी जो है ना वो समानांतर है सीपी के, यानी कि ए बी पैरेलल सीपी है, तो ये ए बी पैरेलल सीपी का यहाँ पे पहले ऐसे सिंबल लिख देते हैं जी। उसको नेक्स्ट जो है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। हम लोग ने प्रवर्तन के दूसरे नियम से पता किया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और यहाँ पे एंगल ए बी सी जो है वो एंगल सी बी एफ के बराबर है, बिकॉज एंगल ए बी सी इज अ आपतन कोण और पी सी एफ जो है वो परावर्तन कोण है, और ये जो है एकांतर कोण के नियम से ऐसा हो जाएगा जी। अगला हमारा टॉपिक कह रहा है कि अगला टॉपिक नहीं, अगला हमारा जो चरण है वो है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। ये भी क्लियर है जी। हाँ, सी बी एफ, बिल्कुल जी, ये भी हो जाएगा जी, सी बी एफ। क्लियर है। अब अगला जो है वो लिखा है जी बी सी एफ इज इक्वल टू सी बी एफ। हाँ जी, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। चलिए उसके बाद कहते हैं अतः त्रिभुज सी बी एफ समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो सी एफ इज इक्वल टू बी एफ हो जाएगा, और ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे हम, इसलिए बी तथा पी एक दूसरे के बहुत निकट होंगे। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए बी तथा पी एक दूसरे के बहुत निकट होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है लिखेंगे, इसलिए सी एफ इजिकल टू बी एफ इजिकल टू पी एफ इजिकल टू एफ, एफ जो हमारा हो जाएगा फोकस दूरी। तो चलिए अब ये हो गया। अब अगला जो हमारा देखते हैं यहाँ पर, देखिए अब इजी हम लोग सी एफ प्लस पी एफ करेंगे तो सी पी आएगा। एफ प्लस एफ इजिकल टू आर होता है, एंड टू एफ इजिकल टू आर, एफ इजिकल टू आर अपन टू। तो यहाँ पे एफ इजिकल टू आर अपन टू, ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया जी, प्रूव्ड हो गया। तो चलिए देखिए प्रूव करने का तरीका बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन लिख दीजिएगा कि फोकस दूरी वेक्टर त्रिज्या की आधी होती है, और देखिए आप लोग ऐसे सीख कीजिएगा ना कि कोई मास्टर। चलिए अगला हमारा अब टॉपिक टॉपिक है, तो चलिए जी देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है किरण आरेखों की बनावट। देखिए जो गोलीय दर्पण जो होते हैं, देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बहुत सी किरण आरेखों का बनावट होता है। चलिए देखते हैं क्या है। जब आपकी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जब ये आपकी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर होती है अवतल दर्पण में, तो हमारा जो प्रतिबिंब जो बनेगा ना वो फोकस पे बनता है, पर वही जो हमारा जब आप देखिए, लेकिन वही उत्तल दर्पण में होगा ना वो भी अगला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब आपकी फोकस की दिशा, चलिए जी नेक्स्ट जो है वो कह रहा है कि जब आप प्रतीक फोकस की दिशा में तो दर्शक इसका भी ऐसा करेंगे जी। चलिए जी अब यहाँ पे ये सब टॉपिक को छोड़ते हैं, जो मेन जो टॉपिक हमारा है ना वो यहाँ से शुरू होगा। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, वस्तु को विभिन्न दूरियों पे रखेंगे, विभिन्न जगहों पे रखेंगे, और देखेंगे भाई प्रतिबिंब बनता कहाँ है, कैसे बनता है, उसकी साइज कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो चलिए जी देखते हैं। देखिए जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कि जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। और ये जो टॉपिक है ना, ये जो एफ और पी के बीच में रखा गया ना, ये बहुत खास टॉपिक है, बहुत अहम ये कंडीशन है जिसमें ये रखा गया है। देखिए इसमें जब हम लोग रखेंगे ना एफ और पी के बीच में, जब किसी वस्तु को रखेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होगा। ये चलिए जी तो देखिए जो नेक्स्ट जो बनेगा ना प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। थर्ड टॉपिक है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे का, जी हाँ ये भी सही है। चलिए जी तो देखिए यहाँ पे ये क्लियर है। देखिए ये जो यहाँ पे जो ये कंडीशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है इसमें। इसी की वजह से ना हम लोग उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। यदि आप लोगों से जब भी क्वेश्चन आ जाए कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं, तो यही कंडीशन आप लोग लिख दीजिएगा। और
ये जो कंडीशन होता है बहुत मेन इसमें कंडीशन होता है, क्योंकि ये एक ही कंडीशन जो है ना एफ और पी के बीच में जो वस्तु रखा जाएगा, इसी कंडीशन में ना अवतल दर्पण में एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वरना इसमें कोई भी कभी भी मतलब किधर भी रखा जाए ना तो कभी भी इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब यदि एफ और पी के बीच में रखेंगे तभी जाके काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जी। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं जी। अगला पॉइंट ये है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो। देखिए जब भी वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे स्थित होगा ना तो उसका प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा। हम बता चुके हैं, बस एक ही कंडीशन में काल्पनिक बनेगा। तो काल्पनिक बनेगा तो क्या होगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। अब उसके बाद जितनी भी कंडीशंस आएंगी ना उसमें हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो एक तो आप लोगों के पास टॉपिक याद हो जाएगा कि वास्तविक और उल्टा, पी और एफ को छोड़कर, एफ और पी के बीच में जो रहेगा उसको छोड़ के उसके बाद जितनी भी कंडीशन आएगी उसमें एक तो टॉपिक हो जाएगा वास्तविक और उल्टा बनेगा ही प्रतिबिंब। सेकंड जो टॉपिक है वो है कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है, जब फोकस पर स्थित हो तो वो जो अनंत पे बनेगा तो भाई बिल्कुल ही बड़ा होगा। और अगला टॉपिक है कि प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए जी, प्रतिबिंब जो है ना वो अनंत पर बनेगा, इसी वजह से प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनेगा। चलिए ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, देखिए जब वस्तु जो है ना अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच में जब रखा जाता है ना तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही, साथ में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। यानी कि वस्तु बहुत छोटा होगा और प्रतिबिंब उससे बहुत बड़ा होगा जी। बहुत बड़ा नहीं फिर भी बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अगला टॉपिक है वो कह रहा है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा। हाँ जी ये तो सही है। यही वाला जो है ना सी और एफ के बीच में है ना, तो अगला जो टॉपिक आएगा ना फोर्थ के बाद अगला जो फिफ्थ नंबर, उसमें इसको उल्टा कर दीजिएगा तो इसका हो जाएगा जी आंसर। चलिए अब अगला जो हमारा देखिए जब भी वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ना तो उसका इमेज ना उसी पर बनता है। वक्रता केंद्र पर बनेगा वस्तु के बराबर होगा, उसी के बराबर नहीं होगा। और थर्ड है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर भी बना हो तो गया। जो है वो कह रहा है कि जो वस्तु वक्रता केंद्र के बीच में होगा। देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, ये तो क्लियर है। अब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, उसमें क्या था वस्तु से बड़ा बन रहा था, और उसके बाद जगह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, ये भी क्लियर है। उसमें जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे थे तो वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बना था और वस्तु से बड़ा बना था। बट इसमें आएंगे वक्रता केंद्र और बीच में अनंत और फोकस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो ये सी और एफ के बीच में बनेगा। ये क्लियर है, वस्तु से छोटा है प्रतिबिंब से छोटा टॉपिक है कि जब वस्तु पहले वाले टॉपिक में पढ़े थे जब वस्तु को रखा जाता है तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत बनेगा। ऐसे ही जब वस्तु अनंत बनेगा तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में वो बनेगा फोकस पर, यानी कि उल्टा बनेगा, ये तो पता ही है। और सेकंड रहेगा प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा और चलिए जी देखते हैं जाएगा। चलिए इसमें जो फर्स्ट है जब वस्तु अनंत पर स्थित है। देखिए जब भी उत्तल दर्पण में वस्तु जो होता है ना अनंत पर स्थित होगा तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और जब काल्पनिक होगा तो वो सीधा होगा, काल्पनिक को हम भी कहते हैं। और सेकंड प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा, और देखिए प्रतिबिंब जो होगा ना वो फोकस पर बनेगा, ये क्लियर हो गया। अगला हमारा टॉपिक है जब वस्तु अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। तो देखिए जब भी वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच में होगा तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा। देखिए अवतल दर्पण में तो 6 कंडीशंस थे, बट उत्तल दर्पण में बस 2 ही कंडीशंस होते हैं, और दो ही कंडीशन है, बहुत ईजी है। देखिए आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन में इजीली पूछ सकता है, तो आप लोग प्लीज़ इसके लिए प्रिपेयर हो जाइएगा। आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं तो प्लीज़ जितने भी पढ़ाया जा रहा है तो ठीक से पढ़कर ठीक से ध्यान देकर फोकस कीजिए, और बहुत बढ़िया नोट्स पूरी बढ़िया तरीके से बनाई गई होगी। चलिए अगला हमारा टॉपिक अवतल दर्पण का चिन्ह
प्रपाटी। देखिए अवतल दर्पण में चिन्ह प्रपाटी भी एक बहुत मायने रखती है, तो इसमें चिन्ह प्रपाटी को हम समझेंगे। देखिए अवतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होती है ना वो निगेटिव होगी, फोकस दूरी भी निगेटिव होगी, वस्तु ऊंचाई भी वो होगा पॉजिटिव, लेकिन वक्रता त्रिज्या वो भी निगेटिव होगी। देखिए प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा, तो देखिए प्रतिबिंब दूरी जो होता है ना वो निगेटिव होगा जी, प्रतिबिंब ऊंचाई हो वो भी निगेटिव होगा, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा। देखिए जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक हो सीधा हो तो उसमें प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव होगा, प्रतिबिंब ऊंचाई भी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक यानी कि प्लस का चिन्ह होगा उसके साथ। चलिए ये तो अवतल दर्पण का चिन्ह प्रपाटी हो गया, लेकिन ठीक अब आते हैं नीचे, उसका इसमें दिया है उत्तल दर्पण का चिन्ह प्रपाटी। देखिए उत्तल दर्पण के चिन्ह प्रपाटी में क्या होगा, वस्तु दूरी जो होगा ना वो निगेटिव होगा, फोकस दूरी निगेटिव होगा, बट वस्तु की ऊंचाई होगा वो पॉजिटिव होगा, वक्रता त्रिज्या निगेटिव होगी, प्रतिबिंब दूरी निगेटिव होगी, बट प्रतिबिंब ऊंचाई जो होगी वो हो जाएगी पॉजिटिव यानी कि प्लस यानी कि धनात्मक हो जाएगी जी, ऋणात्मक नहीं होगा। अगला यहाँ पे दिया है टॉपिक ठीक नीचे इन लोगों के दर्पण सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा ये फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है, इसमें कुछ करना नहीं है तो बहुत इजी है। तो चलिए देखते हैं, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, ये मत समझिएगा नया टॉपिक है, बिल्कुल एकदम हलवा है, सूजी का हलवा है। चलिए दूरी दर्पण दूरी वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच का एक संबंध का एक चित्र से बताया जा सकता है, जिसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र होता है सूत्र है, और देखिए दर्पण सूत्र को ना ऐसा आप लोग सिद्ध करना सीख लीजिएगा। देखिए ये पीडीएफ है तो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिएगा, वैसे में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। चलिए ये हो गया, अब अगला यहाँ पे भी सीधे ही किया जा रहा है। चलिए आप लोगों को बता दें आवर्धन का मात्रक क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे इजी आ जाएगा शेयर कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।